सभी को राम राम। द कट ऑफ डेट हैड बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 8/12 फॉर द एडवर्टाइजमेंट इन क्वेश्चन अप टिल 29/11/2013। यानी कि कट ऑफ डेट जो है ना बढ़ाई गई 8/12/2012 से 29/11/2013। ये मैसेज वायरल हो रहा है और मेरे पास भी कई अननोन नंबरों से आया है और इसकी सच्चाई जानते इसके बारे में ये किसने और किस संदर्भ में और क्यों और कब कहा और इसका कितना महत्व है। अब देखो, मिस्टर राजीव आत्माराम सीनियर काउंसिल अपेयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट इन LPA 912 में रेस्पोंडेंट का वकील है भाई राजीव आत्माराम और हैज़ अप्लाइड फॉर द आर्गूमेंट रेज्ड बाय मिस्टर गोयल। यानी अनुराग गोयल जी ने जो आर्गूमेंट बहस की उनके रिप्लाई के लिए आत्माराम जी आगे आए एंड सबमिट्स दैट इट वुड नॉट बी परमिसिबल फॉर दिस बेंच टू हैव ए रीलुक एट द ऑर्डर डेटेड 29/4/2015 पास्ड इन अंतिम कुमारी। वो कहते हैं भाई जो ये बेंच है इनको परमिशन नहीं दी जा सकती टू हैव ए रीलुक, यानी उस जो 29/4/2015 का अंतिम कुमारी का फैसला था उसको रिव्यू करने की इनको परमिशन नहीं है। इट इज सबमिटेड दैट बीइंग ए कोऑर्डिनेट बेंच दिस said व्यू कैन नॉट बी डिसएग्रीड विद। ही हैज़ प्लेस्ड रिलायंस, उसने ये उदाहरण भी दिया है भाई इनको परमिशन क्यों नहीं है। ये दो केसों का उदाहरण दे दिया है, एक चंद्र प्रकाश आला स्टेट ऑफ यूपी वाइल सपोर्टिंग द जजमेंट पास्ड बाय द लर्न सिंगल जज इन मीनाक्षी मलिक केस ऑन 18/2/2012। अब इसमें थोड़ी सी बात इनकी आ जाती है। इट इज़ कंटेंटेड दैट द वेट लिस्ट वाज राइटली ऑर्डर टू बी ऑपरेटेड द लर्न सिंगल जज वाज वेल जस्टिफाइड। यानी इन्होंने मीनाक्षी मलिक के केस का भी बचाव किया है और जो अंतिम कुमारी उसका भी किया है इन व्यू ऑफ द कम्युनिकेशन 20/4/2015 एंड बाई डायरेक्टिंग दैट द पिटिशनर हु आर इन द वेट लिस्ट अलॉन्ग विद द अदर कैंडिडेट वर राइटली, भाई सबको एडजस्ट करने का जो ऑर्डर किया था वही हैं दोनों ऑर्डर, ये मीनाक्षी मलिक वाला भी और वो भी अंतिम कुमार, दोनों में सबको एडजस्ट करने की बात कही थी भी 11 भी 13 भी वेटिंग भी। ये सच्चाई है। अब आगे क्या कहते हैं वकील साहब, इट इज़ सबमिटेड दैट द कम्युनिकेशन डेटेड 20/4/2015। 20/4/2015 को जो एजी ने कम्युनिकेशन किया है वाज ए पॉलिसी डिसीजन। अब इन्होंने कंटेंटेड किया है ये पॉलिसी डिसीजन था स्टेट का एंड दैट वाज सो एग्जम्पशन फ्रॉम नॉर्मल रूल कुड बी ग्रांटेड, और पॉलिसी के अनुसार कोई भी जो छूट है ना वो दी जा सकती है। ये वकील साहब कह रहे हैं आत्माराम जी। एंड स्टेट वाज फ्री टू मेक अपॉइंटमेंट, और स्टेट जो है ना अपॉइंटमेंट करने को फ्री था बियॉन्ड द एडवर्टाइज पोस्ट, तो एडवर्टाइज पोस्ट से आगे भी जाके अपॉइंट कर सका था क्योंकि इनको पॉलिसी बना दी। ये वकील साहब कह रहे हैं भाई सिंस इट वाज ए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन, भाई ये एक असाधारण सिचुएशन है। और रिलायंस का उदाहरण दे दिया प्रेम सिंह वर्सेस हरियाणा, और एक उदाहरण और दे दिया अनूप दास का। ये इन्होंने अपनी बात कही। अब आगे आता है इट वाज अकॉर्डिंगली कंटेंटेड दैट अंतरिम डायरेक्शन हैड बीन ऑलरेडी बीन इशूड ऑन वेरियस डेट्स। भाई इससे आगे कहा जाता है कि अंतरिम आदेश जो है ना ऑलरेडी कई जो केस हैं कई डेट्स हैं उन पर दिए जा चुके हैं। वेयर बाई उनमें ये कहा गया द कट ऑफ डेट हैड बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 8/12/2012 फॉर द एडवर्टाइजमेंट इन क्वेश्चन अप टिल 29/11/2013। ये यहाँ से ये बात उठाई गई है भाई, ये आत्माराम जी ने बोली थी, लेकिन इसको हम कोर्ट का फैसला नहीं मान सकते। एक वकील अपनी बहस में बहुत सारी बातें बोलता है, अब उसको मानना ना मानना वो कोर्ट की मर्जी होती है। और उदाहरण दोनों तरह के मिल जाते हैं। अगर वो मानना चाहते ना, मैं अभी स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर डबल बेंच का फैसला संध्या वालिया जी इनके हक में देना चाहते हैं क्या 13 के में, तो भी दे सकते थे और वो भी कानूनी होता। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब कट ऑफ डेट को एक्सटेंड भी किया गया है, बियॉन्ड एडवर्टाइज पोस्ट भी भरा गया है। इसी कानून में इसी कोर्ट के द्वारा ऐसे फैसले दिए गए हैं। उनका रिलायंस देकर और उनका उदाहरण देकर ये फैसला 13 के पक्ष में भी जा सकता था, दे सकते थे। वो अब कोर्ट को देखना है
उस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वो कौन से फैक्ट पर ज़्यादा रिलायबल कर गए बस। तो भाई ये लाइन तो उठाई गई थी यहाँ से, हालांकि इसको हम नहीं मान सकते एक्सटेंड की गई, क्योंकि कोर्ट ने इसको नहीं माना। अगली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसको मान ले वो एक अलग बात है। देयर फॉर वंस, आगे क्या कहते हैं, देयर फॉर वंस ए पब्लिक नोटिस हैड बीन इशूड, जब एक पब्लिक नोटिस आ जाता है, इट वॉज पुट टू नोटिस ऑफ वन एंड ऑल, सबके नोटिस में आ जाता है, देयर वॉज गोइंग टू बी डेविएशन फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट, देयर फॉर नो फॉल्ट कुड बी फाउंड विद द ऑर्डर ऑफ लर्न सिंगल जज डेटेड 8/16। भी इन्होंने अपना पूरा बचाव किया है, भी लर्न सिंगल जज के कोई से फैसले में कोई भी गलती नहीं थी। सिंस इट वाज पास्ड ओनली सब्सिक्वेंटली, ये एक क्रोनोलॉजी में एक लगातार पास हुए ऑर्डर थे। आफ्टर पासिंग ऑफ द ऑर्डर डिवीजन बेंच पास्ट 29/11/2013, यो भी एक ऑर्डर आया था इनके हक में जिसमें इनको परमिशन दी गई थी 13 को। इट इज़ सबमिटेड दैट द कैंडिडेट हु वर बेनिफिशरी ऑफ अंतिम कुमारी नो ऑर्डर कुड बी पास टू देयर प्रेजुडिस इन द प्रेजेंट राउंड ऑफ लिटिगेशन। इन्होंने साफ कहा था कि जो अंतिम कुमारी के केस में लाभार्थी हैं, चाहे वो उसमें तो सब लाभार्थी थे, इन्होंने कह दिया कि उनके खिलाफ कोई भी ऑर्डर अब पास करना उनके साथ पक्षपात होगा। अब जो वर्तमान लिटिगेशन चल रही है डेवलपमेंट्स में, इसमें अंतिम कुमारी वाले केस के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें फिर उदाहरण दे दिया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का दे दिया। रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट इवन दो अपॉइंटमेंट वर सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ द रिट पिटीशन, आगे वो कहते हैं अभी हम मानते हैं जो अपॉइंटमेंट है वो फाइनल डिसीजन से सब्जेक्ट टू कर रखी थी। अब फिर उदाहरण दे दिया, टू कंटेंटेड दैट कैंडिडेट वर लाइबल टू प्रोटेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अपॉइंटेड इन 2017। अब उन्होंने फिर से उदाहरण दे दिया है, अभी बेशक अंतरिम ऑर्डर से थे ये, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बेंच वुड हैव नो ज्यूरिडिक्शन टू टेक अप द मिसलेनियस एप्लीकेशन परटेनिंग टू अंतिम कुमारी केस। भाई इस बैंक जो बेंच है अभी ये डबल बेंच, इसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है ताकि ये उस पर कोई भी कार्रवाई या सुनवाई कर सकें। वेयर इन द सेम हैड बीन फाइल्ड फॉर रिकॉलिंग दी ऑर्डर डेटेड 29/4/2015, क्योंकि इसमें जो है ना भाई 11 के वेटिंग वगैरह ने चीम लगाई थी और इस जस्टिस को रिकॉल किया था अंतिम कुमारी के CWP 346 का। तो उन्होंने कहा कि ये लगा ही नहीं सकते अब, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। और लगा हुआ तो देखो रिव्यू का एक स्टैंडिंग रूल होता है, रिव्यू वही जज सुनता है जो कि जिसने फैसला दिया हो, ये एक नियम है, सुप्रीम कोर्ट का ही नियम है। तो उन्होंने इसी नियम का हवाला दिया था कि आप इस केस को सुन नहीं सकते, इस केस को तो वही बेंच सुन सकती है और उनमें से एक जज उपलब्ध भी है। और ये भी रूल है अगर एक जज भी उपलब्ध हो तो वही सुनेगा उस केस को। और ये होता भी है, देखो रिव्यू का नियम यही होता है भी जो जज ने फैसला दिया उसी के साथ ही फिर से जाती है। अब आगे आ जाता है भाई, अकॉर्डिंगली कंटेंटेड दैट एज पर द प्रिविजन ऑफ ऑर्डर 47, ये रूल का उदाहरण दिया है इन्होंने। ओनली ओरिजिनल मेंबर ऑफ द बेंच कुड हियर द मैटर, भाई वो ही सुन सकते थे ओरिजिनल मेंबर। एंड सेपरेट बेंच कुड नॉट डिसाइड, और सेपरेट बेंच उस पर निर्णय नहीं ले सकती। इट इज़ सबमिटेड दैट इवन सब्सिक्वेंट टू द डिसीजन सेवरल ऑर्डर वर पास्ड बाय द कोऑर्डिनेट बेंच विद मिस्टर हरिंदर सिंह सिद्धू, जो एक मेंबर थे, उसमें दूसरे 2 मेंबर में से एक हरिंदर सिंह सिद्धू थे अंतिम कुमारी के केस में जिन्होंने फैसला दिया। बीइंग द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द बेंच विच डिसाइडेड अंतिम कुमारी केस एंड देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ कोरम नॉन जुडिस वाज सोट टू बी पुट इनटू प्ले। अब इन्होंने ये फिर उदाहरण दे दिया सुप्रीम कोर्ट का, दैट इवन इफ वन जज इज अवेलेबल, अगर केवल एक जज भी अवेलेबल हो ना, द मैटर शुड बी हर्ड बाई द सेड जज। क्लियर होगी बात। इन्होंने विरोध किया कि आप इस पर रिव्यू नहीं सुन सकते। अब उसका जवाब मैं दूंगा आगे, भाई संध्या वाली ने इस पर क्या कहा। अब इसमें थोड़ी सी बहस और की गई थी इसी विषय पर, भाई इनका अधिकार है उसका नहीं है।
वो देखो अपना वकील अपनी तरफ से करता है, जो जिस पार्टी का होता है उसमें इन्होंने कह दिया इनका कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने इसका अधिकार माना। अब बात करते हैं संध्या वालिया जी ने क्या कहा इस पर। देखिए बेंच ने क्या ऑर्डर दिया। द आर्गूमेंट रेज्ड बाय मिस्टर राजीव आत्माराम सीनियर काउंसिल, भाई इसमें सीधी बात है भाई वो इसको रिव्यू नहीं कर सकते, इसको या तो हरिंदर सिंह सिद्धू सुन सकते हैं जो कि अब उपलब्ध है। इज वन ऑफ द मेंबर वाज वन ऑफ द मेंबर एंड अवेलेबल फॉर हियरिंग ऑफ दिस मैटर विदाउट एनी सब्सटेंस। अब ये आगे देखो जवाब इनका। सिंस द कोऑर्डिनेट बेंच इन अंतिम कुमारीज केस, भाई अंतिम कुमारी केस में जो कोऑर्डिनेट बेंच थी नेवर इशूड एनी पॉजिटिव मैंडेट। अब इन्होंने एक भी पॉजिटिव ऑर्डर जो ना जारी नहीं किया गया है इन द नेचर ऑफ रिट ऑफ फंडामेंट्स डायरेक्टिंग द स्टेट, जिसमें यो कोई परम आदेश दिया गया हो स्टेट को टू फिल अप द पोस्ट अगेंस्ट द रूल्स। अब ये कहते हैं कि भाई अंतिम कुमारी के केस में ऐसा कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया गया है जिसमें स्टेट को यह आदेश दिया गया हो कि वो पोस्ट को भर सकते हैं रूल के अगेंस्ट जाकर। द सिविल रिट पिटीशन को सेट 1, सबको पता 340 के 3 सेट बनाए थे, 2 सेट डिसमिस हुए थे और ये एक सेट अलाउड हुआ था। लेकिन अब कोर्ट क्या कहती है, द रिट पिटीशन को सेट 1 वर ओनली डिसमिस्ड। अब ये कहते हैं भाई जो सेट 1 था क्योंकि उसके आगे 340 पर डिसमिस ही लिखा आता है, डिस्पोज ऑफ नहीं आ रहा, अब भी नहीं आ रहा। द रिट पिटीशन वर ओनली डिसमिस्ड एज फ्रुक्सियस, इसको व्यर्थ की मानते हुए डिसमिस किया था कोर्ट ने। एंड इफ एनी रिलैक्सेशन हैड टू बी प्रोवाइडेड देयर आफ्टर इट हैड टू बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ बाय टेकिंग ए पॉलिसी डिसीजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये कहते हैं अगर कोई ऐसा लाभ दिया भी जाना था ना, कोई रिलैक्सेशन दिया जानी थी तो वो एक पॉलिसी बनाकर दी जा सकती थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नन हैज़ बीन शोन इन दिस कोर्ट, यहाँ पे इस कोर्ट में कुछ भी शो नहीं किया गया दैट सच ए डिसीजन वाज टेकन टू अपॉइंट कैंडिडेट हु वर नॉट एलिजिबल ऑन दी कट ऑफ डेट। और यहाँ पे कोई भी पॉलिसी डिसीजन हमारे सामने नहीं रखा गया है जिसमें ये कहा गया होगा वो अभी जो कट ऑफ डेट पर एलिजिबल नहीं है हम उनको अपॉइंट करना चाहते हैं। आफ्टर द मैटर हैड बीन डिस्पोज ऑफ एज फ्रुक्सियस, ये बात पकड़ी गई है। जो वर्ड उन्होंने फ्रुक्सियस का मतलब था निष्फल, व्यर्थ की, जिसका कोई काम ना हो। अभी मैटर हैज बीन डिस्पोज ऑफ एज फ्रुक्सियस दिस कोर्ट, भाई इन्होंने कह दिया अगर उस कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था या डिसमिस किया था या डिस्पोज ऑफ किया था एज फ्रुक्सियस। दिस कोर्ट इज ओनली एग्जामिनिंग द राइट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, ये कोर्ट सिर्फ उनका आदमियों के कैंडिडेट के राइट्स को देख रही है हु वर अपॉइंटेड, जो कि नियुक्त किए गए, एंड देयर अपॉइंटेड ऑर्डर वर बीइंग सेट असाइड बाय द स्टेट, और उनके ऑर्डर सेट असाइड कर दिए गए अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट वाइड ऑर्डर डेटेड 27/4/2017 अंडर द यूज ऑफ अंतरिम ऑर्डर पास दिस बाय दिस कोर्ट, जिनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर सेट असाइड कर दिए गए, हटाए गए। इन सच सर्कमस्टांसेस रिट पिटीशन फाइल्ड बाय देम रेजिंग चैलेंज टू शो कोज नोटिस इशूड टू देम, भाई जो इन परिस्थितियों में उन्होंने जो भी ये चैलेंज किया है अपने शो कोज नोटिस को जो 1259 को दिए गए थे ऑन बेसिस ऑफ द इम्पेक्ट ऑर्डर, ये अंतिम कुमारी के आधार पर भी थे कुछ ऑर्डर पास्ड बाय द स्टेट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसिडरेशन, वो मैटर जो है ना इस केस में भी सब्जेक्ट मैटर है और उन पर हमने सोचना पड़ेगा, उन पर कंसिडर करना पड़ेगा। एंड देयर फॉर दिस कोर्ट सच एज विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन, और इस प्रकार से ये कोर्ट कानून के अंदर उनका जो ना मूल्यांकन कर सकती है, उन चीज़ों का अंतिम कुमारी पर रिव्यू भी कर सकती है। ये इन्होंने अपना पक्ष दिखाया है। ज्यूरिडिक्शन टू डिसाइड दिस द इशू, और इस इशू को वो डिसाइड कर सकते हैं। एंड द मैटर नीड नॉट टू बी प्लेस्ड, और ये मैटर आवश्यकता नहीं है बिफोर द बेंच ऑफ विच हरिंदर सिंह सिद्धू जे मेंबर, और कुल मिला के ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में कोई आवश्यकता नहीं इस मैटर को उन्हीं जज के सामने पेश करने का। रादर द ऑर्डर ऑफ द कोऑर्डिनेट बेंच इन अंतिम कुमारी केस
वुड गो ऑन टू से, इसके आगे ये भी बात कही जाती है कि अंतिम कुमारी का जो केस था उसमें तो ये भी दिखाया गया था, कहा गया था डेट द प्रोटेक्शन वाज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। और उसमें ये कहा गया था कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है यानी कि 9455 उनको भी सुरक्षा दी गई थी, अभी इनको थ्रोन आउट नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। एंड एन एश्योरेंस वाज गिवन दैट नन ऑफ देम वुड बी थ्रोन आउट, उनमें से कोई भी बाहर नहीं फेंका जाएगा किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज बाय एडजस्टिंग द पिटिशनर। ये सच है भाई, अंतिम कुमारी में ये कहा गया था कि भाई जो पिटिशनर है इनको तो हम एडजस्ट कर देंगे और इनको ज्वाइन भी करा देंगे, लेकिन इनके एडजस्ट करने के चक्कर में अंतिम कुमारी के जो पिटिशनर थे वो 2013 वाले थे। अब मैं बात खत्म करता हूँ ना, उनको एडजस्ट करने के चक्कर में जो पहली सिलेक्टेड लिस्ट है उसको साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उनमें से कोई भी सिंगल कैंडिडेट बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें से बाहर किया गया। अब जज साहब ने सारी बात खोल दी, अभी आप अंतिम कुमारी के फैसले पर रुकते हो तो अंतिम कुमारी में तो ये फैसला भी किया गया था कि भाई किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन बाहर किया गया तो अंतिम कुमारी का फैसला तो यहीं ख़त्म हो गया। जब उसका पालन किया ही नहीं गया कोर्ट द्वारा तो उसको रिव्यू कोर्ट इस आधार पर कर सकती है, अभी जब उस फैसले पर अमल ही नहीं किया गया तो अब वो रिव्यू बनता है। दूसरा इन्होंने आधार ये दे दिया भाई वो डिसमिस हुई थी, उस पर मैं रिव्यू कर सकता हूँ, उसमें कोर्ट ने कोई भी आदेश नहीं दिया था, इस कारण से वह रिव्यू कर सकता हूँ और कोई आवश्यकता नहीं है इसको किसी और या हरिंदर सिंह सिंधु की बेंच में भेजने की। अब देखो बात क्या होती है, थोड़ा पर्सनल व्यू है। एक वकील जो है ना वो ये सफल माना जाता जो एक बात को दोनों तरफ से सही साबित कर दे, और जज के तो कहने का तो बहुत ऊपर होता है और अनुभव भी होता है, ज्ञान भी होता है, पढ़ाई भी ज़्यादा होती है। तो ये बताऊं कोर्ट का एक हमारे संविधान का मान लो कोर्ट का मान लीजिए सिस्टम ही ऐसा है कि हम एक बात को दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हैं। अब सच पूछो तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ डेट के बाद भी ज्वाइनिंग के ऑर्डर दिए हैं, उनके हक में फैसला दिया है। और ऐसे भी अनेकों फैसले हैं जिसमें कि कट ऑफ डेट को मान्य किया है, उसके बाद को कोई भी एलिजिबल नहीं किया। तो अब ये उस कोर्ट की मर्जी सी हो जाती है या उसके सामने जिस प्रकार से मैटर रखा जाता है वो उसी के अकॉर्डेंस में फैसला दे देती है, या वो जिस भी प्रेजुडिस में या जिस भी मामले को न्यू एक अंदर से आत हो जब भैया तो वाक्य इनके साथ गलत हुआ तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग फैसला दे देते हैं। हाँ, कानून दोनों तरफ के उदाहरण दे रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो कई उदाहरण मैंने पढ़ लिए जिसमें कट ऑफ डेट को भी मान्य है और इसे भी है जिसमें कट ऑफ डेट को खुद एक्सटेंड किया है। और एक लाइन और भी लिखते हैं एडवर्टाइज में, अभी बोर्ड को ये अधिकार होता है कि पोस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं अभी बीच में छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। जब एक बार जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी जिस नियमों से वो उसी नियमों से होती है। तो इसमें देखो विरोधाभास सा है, कंट्राडिक्शन है, भाई कुछ फैसले इसे है कुछ इसे है, लेकिन वो अब मौके पर डिसाइड जज ही करता है वो उसको क्या ठीक लगता है। अब जो देखो क्लियर सी बात को साफ स्पष्ट, हालांकि बुरी लगेगी ये भी ये नहीं कहें कि भाई अंतिम कुमारी में कोई भी पॉजिटिव ऑर्डर जारी नहीं किया गया 13 के हक में, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। भाई 13 के हक में पॉजिटिव ऑर्डर बहुत सारे जारी किए गए और उन्हीं ऑर्डर में बल्कि मैं नहीं मानता हूँ 1 साल तक लगभग अगस्त या सितंबर तक ऑर्डर की डेट है, वहाँ तक सारा केस 2013 के हक में था। सारे जितने डिसीजन आए 13 के हक में आए। अब वो हक में आए उन्हीं के आधार पर इन्होंने दोबारा जाकर इनको नोटिस निकाला और इनको ओबलाइज किया और इनके फार्म भरवाए। अगर जो पॉजिटिव मैंडेट नहीं आता कोर्ट से, देखो ये कहें कि कोई पॉजिटिव नहीं दिया, कोर्ट ही कह रही है, लेकिन मैं इनको भी पॉजिटिव नहीं आता दिन ये फार्म कैसे भरवाए जाते। पॉजिटिव आया था और बाकायदा सरकार को ऑर्डर किया गया था बोर्ड को भाई इनके फार्म भरवाओ और इनको एलिजिबल करो, हालांकि वो प्रोविजनल था, ये सच्चाई है, और सब्जेक्ट टू किया गया था। ये सब्जेक्ट टू तो हर एक मामले में किया जाता है भाई। सब्जेक्ट टू तो ये भी है जो नॉन एस्टेट नॉन बीएड है शिवानी गुप्ता केस में शुरू में
पहले ऑर्डर में 2013 में जो पहला ऑर्डर है ना, सिंगल पहला ऑर्डर, उसमें ही सब्जेक्टिव कर दी थी एक्सपीरियंस वाले। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि न बाहर कर दो, वो अलग मैटर है। और न्यू मत कहो कि भाई पॉजिटिव ऑर्डर जारी नहीं किया, ऑर्डर जारी किए गए हैं बाकायदा। और अगर वो पॉजिटिव ऑर्डर नहीं होते दिन के फार्म नहीं भरे जाते। अब ये न्यू कहे कोई नहीं आया, बिना आते दिन के फार्म कैसे भरे जाते, नॉट एलिजिबल थे, बात खत्म। तो कोर्ट ने शुरू में इनके आदेश जारी किए गए हैं। और जब तक बेंच के मेंबर सूर्यकांत जी थे, केस इनके हक में था, उसके बाद जो है ना इसमें 2-3 चेंज हुए। एक तो बेंच बदल गई, वो जो पहली बेंच सुनवाई कर रही थी वो बदल गई, दूसरी आ गई। और दूसरा इसमें 2011 वाले पार्टी बन गए। अब उन्होंने अपने तथ्य भी सामने रखे गए। उसके बाद कोर्ट का जो है ना रवैया थोड़ा बदलता चला गया, केस दूसरी तरफ घूमता चला गया। लेकिन ये केस चलते चलते सारी बातें होगी, फर्स्ट लिस्ट भी आएगी। क्योंकि पहली जो सरकार थी वो हक में थी 2011 के, अभी कट ऑफ डेट को मानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद ये कहा था कि मैं वकील हूँ, मुझे पता है कट ऑफ डेट का महत्व क्या होता है, ये बड़ा मैटर बन जाएगा अगर इनको शामिल किया तो। अब कुछ आदमी दोस्त दे हैं, एक पुरानी सरकार की गलती भाई, उसने तो हुड्डा साहब ने क्लियर बोल दिया था, देख भाई मैं इनको शामिल कैसे कर दूँ, मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता है जो मैटर फिर खराब होगा, पूरी भर्ती ले बैठेगा। लेकिन वो सरकार बदल गई, इनके द्वारा एफिडेविट दिया गया, हम सब खोलेंगे जो कि एक कानूनी रूप से पूर्ण रूप से गलत है, ये सबको मानना पड़ेगा वो चीज़ गलत थी। तो भाई टोटल कहानी यह है। अब इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस, वहाँ पर जाकर उन जजेस का मूड देखा जाएगा भाई वो चीज़ को किस तरह से देखते हैं। जिन्होंने अपने हिसाब से दे दिया फैसला, अब वहाँ जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है स्टे हो जाए, कोई गारंटी न्यू भी नहीं है ना हो। काम दोनों हो सके भाई, दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों के सबूत हैं। ये मत मानो कि ना कट ऑफ डेट के बाद के भी सबूत से। अब वो सिर्फ उस समय की परिस्थिति और उनके सामने मामले को किस तरह रखा जाएगा उस पर डिपेंड करता है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।